डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। साथियों, परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में बेहद ही लाजमी है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो थोड़ा मानसिक दबाव महसूस करें। लेकिन ये जो तनाव है, ये जो परीक्षा का स्ट्रेस है, वो कितना होने पर एक जो बच्चा है उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इस पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इस दौरान अभिभावकों की क्या भूमिका होती है, ये जो तनाव है कहीं इतना न बढ़ जाए कि ये बच्चे के परीक्षा के प्रदर्शन पर असर डालने लगे और हताशा निराशा का कारण बन जाए। इस पर आज इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल इम्तिहान से पहले छात्र छात्राओं से करते हैं परीक्षा पर चर्चा, ताकि उनका उत्साह वर्धन हो। तो उनसे प्रेरणा लेकर आज इस कार्यक्रम में खास तौर पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं स्वस्थ किसान के आज के विषय पर। आज स्वस्थ किसान कार्यक्रम के दौरान हमारी बातचीत का विषय रहेगा परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, तो ये विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। घर घर में ऐसी स्थितियां होंगी कि जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो ऐसे में आप भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। जब भी सवाल भेजें तो साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर हरीश पेमदे, चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और इसके साथ ही इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत, प्रोफेसर मनोरोग विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। तो विस्तार से बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो मानसिक स्वास्थ्य है बच्चों का उसे बेहतर रखा जाए परीक्षा के दौरान भी और आगे भी, ताकि वो अच्छा प्रदर्शन अपने जीवन में कर सके। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने और अधिक से अधिक नंबर लाने का दबाव, ये अक्सर छात्रों के लिए तनाव का कारण बन जाता है। अगर ये तनाव एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाए तो कोई भी छात्र भ्रमित और थका हुआ महसूस कर सकता है। तनाव के दौरान नींद की परेशानी, सिर दर्द, पेट दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और भावनात्मक रूप से भी आप परेशान, अभिभूत या प्रेरणाहीन महसूस कर सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि पढ़ाई का दबाव ज्यादा हो रहा है तो मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। नियमित ब्रेक लें। लगातार पढ़ाई करने की बजाय छोटे छोटे ब्रेक लें। यह आपको तरोताजा रखेगा। आराम और व्यायाम करें। टहलना, दौड़ना या हल्का व्यायाम करना तनाव कम करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। पर्याप्त नींद और पौष्टिक आहार लें ताकि आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहे। हम जानते हैं कि माता पिता और शिक्षक छात्रों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन कई बार यही अपेक्षाएं बोझ बन जाती हैं। इसलिए अपनी उम्मीदें अपने पिछले प्रदर्शन और अपनी क्षमता के आधार पर तय करें। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो अपने शिक्षक, माता पिता या किसी सलाहकार से बात करें। और याद रखें, अगर कोई पेपर आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हिम्मत मत हारें। अगले पेपर की तैयारी में जुट जाएं। सबसे जरूरी बात, परीक्षा के तनाव में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। हर रात अच्छी नींद लें, संतुलित आहार खाएं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। माता पिता और शिक्षकों को भी चाहिए कि वे बच्चों को प्रेरित करें, उनका उत्साह वर्धन करें। डांटने, कटाक्ष करने या दूसरे बच्चों से तुलना करने से बचें, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करें। तो दोस्तों, परीक्षा जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। संयम, आत्मविश्वास और सही रणनीति से आप हर परीक्षा में सफल हो सकते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके लिए मददगार होंगी। अपना ख्याल रखें, तनाव से दूर रहें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और खुश रहिए। ये बेहद ही ज्ञानवर्धक रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर पेमरे, सबसे पहले आप ही से हम जानना चाहेंगे कि आज का जो ज़माना है बहुत ही कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक हो चुका है और सब कोई अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो बच्चे के खुद के भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो उनके अभिभावक होते हैं उनकी भी अपेक्षाओं का दबाव होता है। तो ऐसे में परीक्षा के समय एक बच्चे का दबाव में आना मानसिक तौर पर कई बार बहुत ही सामान्य सी बात हो जाती है, लेकिन ये असामान्य अवस्था कब हो जाती है? देखिए, परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपेक्षाएं खुद से भी होती हैं, माँ बाप की, परिवार की अपेक्षाएं, शिक्षकों की अपेक्षाएं होती हैं। उसी की वजह से हम अच्छी तैयारी कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा तनाव अपने प्रदर्शन को लेकर रहता है, वो हमें अच्छी तैयारी करने में हमारा सहायक होता है। वो होना आवश्यक भी है, बिना उसके तैयारी अच्छे से हो भी नहीं पाती। तो आपने कहा कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को हम अच्छा कैसे रखें, जैसे कि थोड़ी देर पहले इस रिपोर्ट में बताया गया था। अगर हम पूरी तरह से तैयार हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, नींद अच्छी आ रही है, सो रहे हैं, और जिस तरह से हमने पहले तैयारी की हुई है कि परीक्षा के दौरान हम ये रिवीजन करेंगे, इन प्रश्नों का फिर अच्छे ध्यान दे के पढ़ेंगे, इन चैप्टर्स को हम फिर से पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, तो ये अगर हम योजना पहले से बना लेते हैं तो तनाव भी कम होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हम सबको इसकी एक अच्छी तैयारी करना चाहिए। जैसे परीक्षा का एक टाइम टेबल आता है, वो भी एक योजना है, उसको ध्यान में रख के हमें अपनी तैयारी करना चाहिए कि कौन से विषय कितने पढ़ने हैं, कब कब पढ़ने हैं, और जो पेपर्स के बीच में समय है उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो अगर थोड़ा समय लगाकर प्लानिंग करें, अच्छी योजना बनाएं, माँ बाप के साथ बैठें, भाई बहनों के साथ बैठें या अपने शिक्षकों के साथ बैठ के योजना बनाएं। और जब एक बार योजना बन जाती है तो उसका पालन करने का प्रयास करें। उसका अगर हम 80%, 90% भी पालन कर पाएंगे तो हमारा प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा और तनाव भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो परीक्षा के दौरान तनाव को कम करने और तनाव से मुक्त होने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर विस्तार से हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नंदस्वरूप जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि परीक्षा के समय जो है हमें निडर, भयमुक्त, दिल दिमाग में खुशी, उमंग, हौसले के साथ जाना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो बच्चे परीक्षा देते हैं तो उनको जो है घर का किस प्रकार सहयोग, कितना खाना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना सोना चाहिए, तब परीक्षा में जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आइए डॉक्टर शेखावत बताइए कि घर वालों की क्या भूमिका होती है और किस तरह का रूटीन होना चाहिए? सबसे पहले तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि घर वालों को क्या करना चाहिए। जी, पेरेंट्स को सबसे पहले तो बच्चे को जो नींद का समय है उसके लिए हमेशा ये जोर देना चाहिए कि समय पर सोना है और समय पर उठना है। जो दिनचर्या में पहले था वैसा ही उनका समय सोने का और उठने का होना चाहिए। परीक्षा के समय में खाने का विशेष ध्यान रखना है। खाने में ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो पचने में थोड़ा समय लगाती है, क्योंकि जो ज़्यादा मुश्किल डाइजेस्ट होती हैं वो फिर ब्रेन को थोड़ा डल कर देती हैं। इसलिए हल्का खाना खाएं। और अभिभावकों को ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे ये पहचाना जा सके कि इस बच्चे को, हमारे बच्चे को इस परीक्षा से लेकर कुछ न कुछ तनाव हो रहा है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लक्षण ऐसे हैं जिसमें कि बच्चा अगर खाना खाना बंद कर दे, अगर बच्चे को नींद ठीक से नहीं आ रही है, अगर बच्चा बहुत नर्वस लगने लगा है, अगर बच्चा अकेला बैठे रहने लगा है, बच्चा कम बात करने लगा है, बहुत चिड़चिड़ा होने लगा है, अगर ये लक्षण बच्चे में दिख जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जो ये पहचान सकते हैं कि ये बच्चा अभी परीक्षा को लेकर तनाव में आ रहा है। और अगर इसी दौरान बच्चे ने कुछ ऐसे लाइनें कह दी, ऐसे शब्द कहे, ऐसे वाक्य कहे जैसे कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर क्या होगा जी, अगर मैं उस बच्चे से कम मार्क्स लाया तो घर वाले आप कैसे करेंगे, अगर मैं
क्या आप मुझे उसके बाद भी उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे? ये वो सवाल हैं जो हमें बहुत ही अलार्मिंग सवाल हैं, क्योंकि अगर हमने इन सवालों पर उनको जवाब दिया कि नहीं बच्चा मार्क्स तो अच्छे आने ही चाहिए, ये सवाल उनकी खुद की उम्मीदों को और आपकी दी हुई उम्मीदों को बहुत गुना बढ़ा देगा, और वो अपने परिवार में उसकी जो महत्ता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो मार्क्स पे चला जाएगा। हमारे लिए बच्चे के मार्क्स महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा खुद बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है कि ये ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा उस दौरान क्या बातें कह रहा है। तो आपने ये तो हमें बता दिया कि क्या नहीं कहना है। अब हमें ये बताएं कि अगर बच्चा इस तरह की बात कह रहा है जो अलार्मिंग है, बच्चा जानना चाह रहा है कि अगर मैं इतना मार्क्स नहीं ला पाया जितना मम्मी पापा मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो क्या होगा, तो ऐसे में जवाब क्या होना चाहिए अभिभावक का? मैं इसमें बोलना चाहूँगा। जी डॉक्टर प्रेमदेव बताएं। हमें ना बच्चे के जो प्रयास हैं उनकी सराहना करना चाहिए जी। और देखिए, अपेक्षाएं कितनी भी हों, अब तो परीक्षा आ ही गई है। बहुत ज़्यादा अच्छा करना या बहुत ज़्यादा करना संभव कई बार नहीं होता है। तो ये कहें कि बच्चे, आपने जो प्रयास किए हैं उससे हम संतुष्ट हैं। हमारा आपके प्रति प्यार वो मार्क्स पर या अंकों पर आधारित नहीं है जी। आपके कितने भी मार्क्स आए, हमारा प्यार तो अनकंडीशनल है, हमेशा रहने वाला है, आगे भी रहने वाला है, आपकी ज़िंदगी भी रहने वाली है, और आपका भविष्य इस परीक्षा के मार्क्स पर निर्भर नहीं करता है जी। तो जब ये संतोष बच्चों को मिलता है कि मेरे माँ बाप मेरी हर स्थिति में हमारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, परीक्षा का रिजल्ट कुछ भी आए, परिणाम कुछ भी आए, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, सभी कुछ मेरे साथ हैं, तो उसका तनाव एकदम कम हो जाता है। और आपने जो बात कहा, डॉक्टर साहब ने जब बताया कि जो लक्षण ऐसे जब आने लगते हैं तो ज़रूरी है कि अगर ऐसा जब कहता है तो उसको समझाएं। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है और बच्चा परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, खाना भी नहीं खा पा रहा है, तो बहुत आवश्यक है कि किसी की मदद लें। वो मदद के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जो मनोरोग चिकित्सक हैं वो हो सकते हैं। भले ही बच्चों को लेके ना जाएं, लेकिन मदद अवश्य लें, उन तक जाएं कि देखिए हमारा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। और जब भी माँ बाप के अंदर अगर तनाव आता है बच्चों के व्यवहार को लेके, तो बच्चा अगर नहीं जा पा रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद जाके उन लोगों से बात करें जो विशेषज्ञ हैं, और इनसे पूछें कि हमें ऐसा लगता रहा है, क्या करना चाहिए। तब वहाँ ज़रूर मदद मिलेगी, और इसको मदद को लेने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना। एक मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, डॉक्टर शेखावत हमारे साथ हैं, इस बारे में बात करने से मानसिक बीमारियां नहीं होती। मानसिक बीमारियों के बात करने से कुछ भी नहीं होता। हम किसी भी खुद को जो हार्म होता है, नुकसान पहुंचाते हैं अपने आप को, उस बारे में बात करने से वो नहीं होता है, तो बात करने में हिचकिचाएं नहीं। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल इसमें लोक लाज जैसी बात नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम कैसे बातचीत कर सकते हैं या कैसे किसी चिकित्सक के पास जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जितनी बातचीत की जाएगी, खुल के बातचीत की जाएगी, उतनी जल्दी समस्या का समाधान होगा। बहरहाल यहाँ पर अगले कॉलर का रुख करेंगे हम। मुस्कान जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। संभल उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोनलाइन पर है। मुस्कान जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मुस्कान जी प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, बातचीत कीजिएगा सीधे फोन लाइन के जरिए। बताएं। हेलो हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, पूछे अपना सवाल। मैम मुस्कान जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो मैम। जी जी मुस्कान जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो टीवी की आवाज बंद रखिएगा। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम मेरे सर में दर्द रहता है। अच्छा, अपनी उम्र बताइएगा। मैम मेरी उम्र 16 साल है। अच्छा, और आप लगातार कितने घंटे तक पढ़ाई करती हैं? मैम सुबह से शाम तक पढ़ते हैं हम। जी, डॉक्टर शेखावत आप कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे? कब से होने लगा है मुस्कान जी आपको सर में दर्द? सर 3 दिन से हो रहा है। 3 दिन से हो रहा है। और कौन से हिस्से में हो रहा है? आगे की तरफ, पीछे की तरफ, कहाँ हो रहा है सिर के? सर बीच में हो रहा है। बीच में हो रहा है, ठीक। ये मुस्कान जी आपका सर का दर्द हो सकता है कि इस तनाव की वजह से हो, क्योंकि सर में दर्द, कमर में दर्द, थकावट रहना,
ये सब लक्षण हैं जो कभी कभी तनाव के लक्षण होते हैं। थोड़ा घबराहट हो जाना, बेचैनी हो जाना, इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे तनाव को कम करती हैं। आप YouTube पर भी ढूंढ सकती हैं। डीप ब्रीदिंग एक एक्सरसाइज होती है। डीप ब्रीदिंग होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जनरली जो है हम सांस जो है वो फेफड़ों से लेते हैं, परंतु वो तनाव के समय फेफड़ों को ही यूज़ करने लग जाते हैं। इसकी बजाय हमें पेट से सांस लेना चाहिए और तनाव कम होने लगेगा। इसके साथ भरपूर नींद लें और आप व्यायाम जरूर करें। व्यायाम करने से आपके दर्द की समस्या कम हो जाएगी। बिल्कुल मुस्कान जी, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप इस सलाह पर अमल करेंगी। परीक्षा का समय होता है तो घबराहट होना बेहद ही लाजमी है और उसका असर भी पड़ता है सिरदर्द, जैसा कि आप बता रही हैं। लेकिन इससे इतना न डरे कि आगे ये आपके परीक्षा परिणाम या कि आपके प्रदर्शन को ही प्रभावित करने लगे। थोड़ा सा रिलैक्स करें, 5-10 मिनट का समय निकालें और जैसा कि डॉक्टर शेखावत बता रहे हैं इन सुझाव पर भी ज़रूर अमल करें। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शेखावत, आपसे जानना चाहेंगे कि परीक्षा का जो ये समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है छात्रों के लिए, और इसमें जैसे कि आप बता भी रहे थे कि अगर एक स्ट्रैटेजी के साथ चला जाए, एक रूटीन के साथ चला जाए तो फिर बेहद ही आसान हो जाता है। तो आपका क्या सुझाव होगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इसमें? सबसे पहले तो कुछ समय निकाल कर, हो सकता है वो 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, उस जो भी सब्जेक्ट जो भी विषय वो पढ़ना चाहते हैं, 1 दिन या 2 दिन है, उसको लेकर एक रियलिस्टिक जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एक प्लान बनाना चाहिए कि कौन कौन से विषय इसमें सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं, चैप्टर हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके ज़्यादा संभावना है आने की। उन सारे चैप्टर्स को टाइम देकर प्लान करना चाहिए कि कितना कितना समय दे सकते हैं। इसके लिए कभी कभी कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लानिंग करने में दिक्कत आती है। ऐसे बच्चों को अपने अभिभावकों की मदद ले लेनी चाहिए और अभिभावकों को भी पहचानना चाहिए कि इसने पहले भी थोड़ा इसको प्लान करने में दिक्कत आती है, तो उसको टाइम मैनेजमेंट उसको बहुत पहले समझाना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय पे ऐसा कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। हो सकता है लगता हो कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यही परीक्षा में आ जाए, परंतु फिर भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि नई चीज़ें पढ़ने से परीक्षा के समय याद कम होती हैं और वो घबराहट और चिंता बहुत ज़्यादा देती हैं। तीसरा, जब जाना हो कल दूसरे दिन एग्ज़ाम में जाना है तो सारी चीज़ें पहले से व्यवस्थित करके रखें ताकि वो आपको सुबह उठ के हड़बड़ाहट ना करनी पड़े। सब चीज़ें जो चीज़ें उनको चाहिए वो चीज़ें सारी प्लान करनी है। वो ये भी प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से कितना समय मुझे वहाँ लगेगा, कौन मुझे लेकर जाएगा, कितना समय पहले पहुँचना है। हमेशा सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुँचना चाहिए और वहाँ जाकर थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। वहाँ जाकर लोगों से डिस्कशन नहीं करने हैं कि ये आपने विषय पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ऐसे डिस्कशन से एंग्जाइटी बढ़ सकती है। वहाँ जाकर अपने आप को रिलैक्स करें और बिल्कुल याद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करें कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। वहाँ ज़्यादा उन्हें समय देना है रिलैक्सेशन पे। उसके बाद जब वो हॉल में चले जाते हैं समय पर पहुँचकर, और अपने आप को थोड़ा डीप ब्रीदिंग जो मैंने बताई थी वो 1-2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को शांत रखें। और जब पेपर उनके सामने आता है परीक्षा का, तो उसको देखने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों का ध्यान उस सवाल पे ज़्यादा जाता है जो उनको नहीं आता है,
उनको लगता है कि ये सवाल मुझे नहीं आता, मैं इसका कैसे जवाब दूंगा। इसकी बजाय बच्चे को देखना है कि मुझे कौन सा सवाल इसमें आ रहा है और उसके ऊपर उसको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर उसने जो नहीं आ रहा है उस सवाल पे ध्यान दिया तो उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाएगी, और जो सवाल उसको आता है उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए जो आ रहा है उसको करना स्टार्ट करना चाहिए। इससे जो दो फोकस है वो बिल्कुल सही जगह पे, उचित जगह पर होना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पर आपने दिए हैं स्टूडेंट्स को। डॉक्टर पेमते, यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, स्ट्रैटेजीज की बात ठीक है, लेकिन एग्जाम के समय में चाहे स्टूडेंट हो चाहे उनके अभिभावक हो, जोर इसी पर रहता है कि लगातार पढ़ो, न टीवी देखना, न खेल कूद करना, न किसी भी तरह का रिक्रिएशनल एक्टिविटी जिससे जो मन है वो थोड़ा हल्का हो सके। और जैसे कि हमने अभी अपने कॉलर को भी सुना, सुबह से शाम तक वो पढ़ती रहती हैं, एक ऐसा माहौल बन जाता है। तो ऐसे में कितना ज़रूरी है ब्रेक लेना बीच में? लगातार एक बच्चा कितनी देर तक पढ़े ताकि उसका पूरा फोकस बना रहे और जितना वो पढ़ रहा है उतना वो ग्रास्प भी कर सके? कितनी देर लगातार पढ़े और कितने देर का ब्रेक ले? ठीक है, देखिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन कैसे काम करता है। जी, जितने भी शोध हुए हैं, रिसर्च हुई है, उसमें यह पाया गया है कि लगातार किसी एक विषय पर पूरा ध्यान केंद्रित करें तो 15-20 मिनट, 25 मिनट से ज़्यादा आप लगातार ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जी, हर लगभग 15 मिनट के बाद छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी होता है। वो ब्रेक 2 मिनट का भी हो सकता है। आपने रिलैक्स किया, आंखें बंद कर ली, जैसे उन्होंने बताया, गहरी गहरी सांसें ली, देखा कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, ये भी ब्रेक हो सकता है। अगर आधा घंटा 1 घंटे से बैठे हुए हैं, थोड़ा खड़े हो गए, थोड़े हाथ पांव चलाए, थोड़े बाहर चले गए कमरे के या जहाँ भी हैं, थोड़ा घूम लिया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ने लगे। ये जो दिमाग के अंदर जो ब्रेक होते हैं ना, वो बहुत आवश्यक है। हर 15 से 20 मिनट बाद वो लेना जरूरी है। और लगातार बैठे रहने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा उठ के टहलना करना, किसी से बात कर लेना, है ना, ये भी ज़रूरी है। हाँ, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए कि छोटे छोटे मात्रा में बार बार खाते रहें। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारा मस्तिष्क केवल ग्लूकोज की ही ऊर्जा का उपयोग करता है। अच्छा, है ना, तो उसको बार बार उन खानों की आवश्यकता होती है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मस्तिष्क हमारा ब्रेन है, जब चलता है तो सबसे अधिक ऊर्जा का, एनर्जी का, कैलोरी का इस्तेमाल करता है। तो जब आप पढ़ेंगे आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ज़्यादा ब्रेन काम कर रहा है, तो खाना भी ज़्यादा खाना पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आपने बताया हमें कि कितनी देर तक लगातार पढ़ सकते हैं और बीच बीच में ब्रेक लेना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आयुष जी फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आयुष जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। आयुष जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो आयुष जी, कृपया टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। यस मैम। जी मैम, मेरे 19 साल उम्र है, मेरे पैरों में मतलब दिक्कत ये होती, फटते रहती साल के बार में। जी आयुष जी, और भी साफ तरीके से बताइए अपनी समस्या के बारे में, और क्या उम्र हो रही है आपकी? मैम 18-19 साल उम्र हो रही है और मेरे पैरों में दिक्कत ये रहती, पैर की एड़ियाँ और उंगली फटती रहती, कट जाती, ब्लड निकलने लगती। जी डॉक्टर पेमते, कुछ और पूछना चाहेंगे आप आयुष से? कट फट जाती है, ये समझ नहीं आ रहा ज़्यादा, क्या उसमें दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, क्या होता है उसमें आपको? चलिए, लग रहा हमारा संपर्क टूट गया। मैं बता रहा हूँ, कई बार ये पैर फट जाते हैं, लोग कहते हैं उसमें दरार सी पड़ जाती है। एक तो पैरों को साफ रखना बहुत आवश्यक है, उनको सूखा रखना बहुत आवश्यक है। तो ये जब भी होते हैं तो ये इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। और कुछ विटामिन की कमी से भी ऐसा होता है। अगर ये बार बार हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है तो पास के अस्पताल में जाके अवश्य इनको दिखाना चाहिए कि ऐसा कोई और लक्षण तो नहीं है जो किसी विशेष विटामिन की कमी हो, तो डॉक्टर उनको दवा लिखेंगे और आसानी से ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आयुष जी, उम्मीद है इस सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शेखावत आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर पेमते ने हमें बताया कि ब्रेक लेना कितना ज़रूरी है। अब ये ब्रेक जब लेंगे तो उसके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ब्रेक लेते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो रिलैक्सेशन वाला ब्रेक होना चाहिए। उस ब्रेक के समय फ़ोन पे कुछ देखना स्टार्ट कर दिया, स्क्रीन पे कुछ देखना स्टार्ट कर दिया, या कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि फ़ोन पे
अपने दोस्तों से बात करके उनसे डिस्कस करने लगते हैं कि तुमने कितना कोर्स कर लिया है, मैंने कितना कोर्स किया है। ये इस तरह के डिस्कशन नहीं करने चाहिए। आपको स्ट्रेटजी बनानी है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि ये वाला हमें इस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस परीक्षा को, परंतु उनसे अपडेट समय समय पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको घबराहट भी दे सकता है और वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकता है। आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ या मैं बहुत कम पढ़ चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, और मैंने बहुत कम पढ़ा है तो मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। इस तरह के विचार उनके लिए घातक हो सकते हैं। तो छोटे ब्रेक्स हैं, आंखें बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स हो गए, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें याद कर ली अपने लाइफ की, किसी दोस्त से अपने रिक्रिएशन की बात कर ली, मजाक की बातें कर ली, अपने घर के परिवार के लोगों के साथ कुछ मजाक की बातें कर ली, या फिर घर पे कह दिया कि मेरे लिए एक छोटी सी चीज़ ये बना दीजिए जो उसको अच्छी लगती है। घर में मम्मी उसको बना के लाएगी और 2 मिनट बैठ के वो एक साथ खाएंगे, उसके बाद वापस वो स्टार्ट करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। इसकी बजाय फ़ोन, टीवी ये तो बिल्कुल नहीं देखना है, दोस्तों से हंसी मजाक की बातें करनी है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर प्रेमदेव ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान में जो बच्चा है वो फोकस्ड रहे और उसमें एक उत्साह भी बना रहे, इसके लिए एक सकारात्मक माहौल घर में किस तरह से तैयार करना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि माँ बाप अपने प्यार को प्रदर्शित करें। बच्चा थोड़ा तनाव में है, ज़िंदगी के उस दौर से गुजर रहा है, एडोलेसेंट जिसे हम बोलते हैं, किशोर वय में गुजर रहा है, तो उसका जो मस्तिष्क का पूरा विकास उस समय नहीं हुआ होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा ना माँ बाप के, भाई बहनों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसको कहना बहुत आवश्यक है। सारे माँ बाप अपने बच्चों को बेहद प्यार करते हैं, इसमें कोई भी शक शुबहा नहीं है, लेकिन उस समय बताना बहुत आवश्यक होता है कि आपको हम बहुत प्यार करते हैं। आप बच्चे आए, माँ बाप आए, पढ़ रहा है बच्चा, पूछ रहे हैं चाय पीना है या कुछ खाना खाना है, कुछ भूख तो नहीं लगी है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, क्या तैयारी चल रही है, कैसा हो रहा है, और बच्चों को भरोसा दिलाएं कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसका जो भी परिणाम आएगा हमें बिल्कुल स्वीकार होगा और बहुत अच्छा ही आएगा। जी जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते, फिर इस बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। पूनम सैनी जी राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पूनम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो पूनम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप बोलिए। पूनम जी टीवी की आवाज बंद रखिएगा, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। पूनम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? फोन लाइन के जरिए बात करें कृपया। हेलो हेलो पूनम जी कृपया फोन लाइन से ही बात करें, टीवी की आवाज बंद रखिएगा। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ बोलिए। अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। परीक्षा में सब कुछ याद होने के बाद भी घबराहट क्यों होती है? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है, और अधिकतर बच्चे ये ऐसा ही सोचते हैं कि सब कुछ याद करके गए, उस समय घबराहट हो रही है, या कई बार ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं, है ना? डॉक्टर शेखावत बताएं ऐसा क्यों होता है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें? ऐसा है कि ये बहुत बार बच्चे करते हैं और वो अपनी मेमोरी टेस्ट करते हैं, अपनी याददाश्त का टेस्ट करते हैं कि जब मुझे कितना टॉपिक याद है, ये टॉपिक याद है कि नहीं है, वो टॉपिक याद है कि नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सवाल आएगा परीक्षा में, वो हमारे दिमाग में एक विशेष तरह से स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, और अपने आप ही वो सवाल का जवाब निकलने लगता है। और जब आप सबसे अच्छे वाला सवाल करना स्टार्ट करते हैं, तो दूसरे सवाल जो आपको कम आते हैं, जिसके बारे में पहली बार में आपको कुछ याद नहीं आ रहा था, वो भी याद होने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग ही ऐसे होती है कि वो एसोसिएटेड मेमोरीज आने लगती हैं, उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें याद होके अपने आप वो एक क्रम में आने लगती है। दूसरी बात है कि जब तक जो घबराहट होती है, घबराहट होने का सबसे बड़ा कारण है कि मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे 100% मार्क्स लाने हैं, मुझे 90% मार्क्स लाने हैं। अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरी क्लास में इमेज कैसी रह जाएगी। ये सारे सवाल जो हैं वो घबराहट देने वाले और परफॉर्मेंस को ख़राब करने वाले हैं। आप इस बात को लेकर जाइए, मन में करके जाइए कि जो होगा देखा जाएगा, मार्क्स अच्छे आए या खराब आए ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जितना मुझे आता है
उतना उस परीक्षा में लिख देना है। बिल्कुल। तो पूनम जी, बिल्कुल किसी भी अपेक्षा के दबाव में नहीं आना है, फिर चाहे आपके अपनी अपेक्षाएं हो या फिर आपके अभिभावक के, बल्कि आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर। इस विषय के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शेखावत, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमारी पिछली कॉलर का सवाल भी था कि सब कुछ आता है फिर भी घबराहट हो जाती है। एक चीज़ ये भी देखी गई है कि परीक्षा के दौरान जब बच्चा बैठता है तो जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पूरे क्वेश्चन पेपर को शुरू में ही पढ़ डालता है। उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे उनको नजर आ सकते हैं जो उन्हें नहीं आते हैं, तो ऐसे में कई बार घबराहट बढ़ जाती है। तो एक बेहतर स्ट्रैटेजी आप किसको कहेंगे? क्या पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी उनको करना है, या कि नहीं करना चाहिए? उनको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए जी। और सबसे ऊपर वाले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए जी। उसके बाद नीचे पढ़ने के बाद एक बार शांति से रिलैक्स हो जाएं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बारे में चिंता नहीं करें, फिर रिलैक्स होकर फिर एक बार उस पेपर को पढ़ें। उसके बाद मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, उनको समय का प्रबंधन करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है कि कौन सा सवाल ऐसा है जिसके और उसके कितने मार्क्स हैं और उस सवाल में उस मार्क्स के प्रोपोर्शनेट उतना ही मुझे लिखना है। हो सकता है उन्हें बहुत आता हो उसके बारे में और किसी के बारे में बहुत कम आता हो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है सभी प्रश्नों का जवाब देना। और जिस प्रश्न को उनको लगता है कि इसमें मुझे बहुत आता है पर इसका तो मार्क्स तो 2 ही है या 4 ही मार्क्स हैं या 5 ही मार्क्स हैं, उसके अंदर उनको समरी, उसका ब्रीफ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो लिखने चाहिए। और जब लगता है कि इसके बारे में आता तो कम है पर एक क्वेश्चन बहुत मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी उसमें कोशिश करें अपने दिमाग को थोड़ा और स्टिमुलेट करें और कोशिश करें रिकॉल करने की कोशिश करके जितना अच्छे से लिखा जा सकता है लिखें। परंतु जो सवाल नहीं आते हैं उनके बारे में बीच बीच में सोचना नहीं है। सबसे पहले जो सबसे पहला सवाल आ रहा है उसी को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त सूरज जी हमारे साथ नांदेड़ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। सूरज जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो सूरज जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? सूरज जी हेलो, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या आपको? हेलो सूरज जी, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या आपको? हेलो जी, कृपया टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। सूरज जी, कृपया टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। हेलो सूरज जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ ठीक है, टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा, पूछिए अपना सवाल। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ मगर मुझे आलस आता है करते हुए। आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन? और मुझे आलस आता है। अच्छा, याद नहीं रहता है, आलस आता है? आलस आता है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर पेमदे, बताइए क्या सुझाव देंगे ऐसे में आप? आलस से मुझे लग रहा है कि इनका और पढ़ने का मन नहीं करता, ये बात है क्या? जी चलिए देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी में हमें योजना बनाना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, कितना हमें जो हमारा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर है वो हमें कवर करने हैं। अगर पढ़ने का आलस आएगा फिर थोड़ा सा मुश्किल होगी उसके लिए। हमें उतना काम तो करना ही पड़ेगा जितना हमने योजना बनाई है, जितना हमें पढ़ना है। हाँ, अगर पहले से सारा पढ़ रखा है, अच्छे से आता है और अधिक नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक है,
लेकिन अगर लगता है कि हमें उसको बार बार पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, तभी परीक्षा अच्छी हो पाएगी, तो आलस से तो बचना पड़ेगा। अगर आलस आ रहा है, थोड़ा उठें, टहलें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं, व्यायाम करें, कुछ खाएं पिएं और फिर से बैठ जाएं। जी। ये एक मन में सोच के ही काम करना है कि हमें अपना जो हमने योजना बनाई है, प्लान बनाया है, उसे पूरा करना ही करना है। और आलस को तो परीक्षा के दौरान थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, जी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शेखावत, यहाँ पर आपका जो सुझाव है वो क्या होगा? मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि भरपूर नींद लें। अच्छा। भरपूर नींद लेने से आलस्य आने की संभावना कम हो जाती है। खाना हल्का खाएं। हल्का खाना खाएंगे तो आप बैठते कैसी जगह हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह के आपने कपड़े पहने हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बिस्तर पर बैठकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आलस का आना बहुत संभावना है। उसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं कि मुझे 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म करना है, 15 मिनट में ये खत्म करना है। आप 2 घंटे का प्लान बनाएंगे तो उसमें आप 2 घंटे हो सकता है आलस की वजह से सो ही जाए। जी। तो छोटे छोटे प्लान्स बनाएं कि 10 मिनट में, 15 मिनट में पढ़ना है। अगर आपको फिर भी आलस्य आ रहा है तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाइए जो आपको सबसे इंटरेस्ट आता है, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। क्योंकि एक बार ब्रेन से आलस्य चला जाएगा, आपने कुछ ऐसी चीज पढ़ी जो आपको थोड़ा सा मन को उत्साहित कर गई, आपके ब्रेन को थोड़ा एक्टिव कर गई, उसके बाद आपको आपका बाकी चीजें पढ़ने का मन भी कर जाएगा। फिर भी मुश्किल लगता है तो आप, कुछ लोग जैसे संगीत के शौकीन होते हैं, कुछ लोग डांस के शौकीन होते हैं, कुछ लोगों को कोई पेंटिंग करने का शौक होता है, तो आप 2 मिनट का समय निकालें, 5 मिनट का ब्रेक निकालें और वो आप 2 मिनट गाने सुन लीजिए, 2 मिनट आप वो सुन लीजिए, पर आप डांस कर लीजिए। ऐसा कोई भी बीच में ऐसा ब्रेक ले सकते हैं जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर दे। हम बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। एक घटना जो आपके मन को बहुत उत्साहित कर दे, उस उत्साहित मन को आप दूसरी चीजों में काम में ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। स्वरूप सिंह जी इस वक्त हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्कार स्वरूप जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम, मेरा एक बच्चा है जी, उसका जो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा। जी, क्या उम्र है? पढ़ाई पे हेलो जी जी स्वरूप जी बताइए। हाँ, मेरा बच्चा है परेशान, तो उसको पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, उसको जो पेट साफ नहीं होता जी, वो सुबह 12 बजे तक तो कुछ खाता नहीं है। 12 बजे तक खाता नहीं दिन में जी, तो शाम को 2 बार को खाता है, अगर शाम को पेट साफ होता है, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, तो क्या करें मैम? जी बिल्कुल, डॉक्टर प्रेमदेव क्या सुझाव देंगे? देखिए, आपने कहा पेट साफ नहीं होता, 12 बजे तक कुछ खाता नहीं है। हम जब से बार बार यही कह रहे हैं कि बार बार कुछ खाना चाहिए और जो सुबह का खाना है, जैसे नाश्ता बोलते हैं, वो तो बहुत अधिक आवश्यक है। उसके बिना मन लगेगा ही नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, उस समय वो ग्लूकोज का उपयोग करता है। अगर आपने रात में खाना खाया है और फिर 12 बजे तक नहीं खा रहे हैं, तो 10 से 12 घंटे तक अगर खाना नहीं मिलेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, कंसंट्रेशन आएगा ही नहीं। तो उसका एक ही उपाय है, बार बार खाना खाएं। कभी जूस पी लिया, कभी कुछ खाना खा लिया, घर के बने खाने खाएं जिससे पेट खराब ना हो और दिक्कत ना हो। आप कह रहे हैं पेट साफ नहीं होता, उससे भी कई बार तकलीफ रह सकती है, तो सलाद का उपयोग करें ज़्यादातर खाने में, है ना। और अगर फिर भी दिक्कत है तो कुछ दवाइयाँ जो मिलती हैं या घरेलू जो नुस्खे हैं, उनसे भी पेट साफ हो सकता है, उनका इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बीच बीच में खाना खाना और भूखे ना रहना। और नाश्ता तो बहुत अधिक आवश्यक है, वो नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बिल्कुल, वो आप ध्यान दीजिए। जी डॉक्टर शेखावत, यहाँ पर आपका सुझाव क्या होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो खान पान है, सेहत है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन, ये तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरी राय में सबसे पहले इस बच्चे को ये देखना होगा कि इसका शेड्यूल ही अनियमित है। जिसका शेड्यूल अनियमित होगा, क्योंकि हमारे शरीर में निकलने वाले जो विशेष प्रकार के हार्मोन्स हैं, वो हमारे समय के रिद्म के साथ, बायोलॉजिकल रिद्म कहते हैं इसको, उस रिद्म के साथ चलते हैं। अगर उसका रिद्म, आपका हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और दिमाग में हार्मोन है सोने वाला,
वो सोने का हार्मोन आ रहा है 10 बजे और वो 4 बजे तक रहेगा, और बच्चा सो रहा है 4 बजे और सुबह 12 बजे उठ रहा है, तो वो जो बायोलॉजिकल रिदम है, अनियमितता है, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, अगर कंसंट्रेशन नहीं बनता है बच्चों का, तो उनके डिस्ट्रैक्शन का सबसे महत्वपूर्ण कारण आज के ज़माने में फ़ोन है। तो देखना होगा कि रात के समय जब सब सो जाते हैं, क्या बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा है क्या। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पे बैठ के वो पढ़ाई करता है, वहाँ जितने भी डिस्ट्रैक्टर्स हैं, जिन जिन चीज़ों की वजह से उसका ध्यान विचलित हो सकता है, ध्यान दूसरी जगह जा सकता है, उन सबको हटाना होगा। ऐसे कमरे में बिठाना होगा जहाँ पे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखे जिससे उसका ध्यान विचलित होता हो। चौथा उपाय करना होगा, बच्चे को कहा जाए कि जो पढ़ना है उसे बहुत स्पीड से पढ़ें। जितना वो धीमा पढ़ेगा, उसका ध्यान उस केंद्रित होना उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पीड से पढ़े, अच्छे से पढ़े, और वो टॉपिक पढ़े जिनमें उनका थोड़ा मन है, जिससे ताकि चीज़ें और अच्छे से ध्यान से कर पाएगा। बिल्कुल। तो स्वरूप जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। रामकिशोर जी हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामकिशोर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी जी मैडम, ये मैं एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैडम मैं ये चाहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा होता है कि ऑफलाइन एजुकेशन अच्छा होता है, मैं ये चाहता हूँ। जी डॉक्टर प्रेमदेव। देखिए, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, और हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, या हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस पता है, किस तरह के प्रश्न उसमें आते हैं, इसकी जानकारी है, मल्टीपल चॉइस है या लिखना पड़ता है ज़्यादा, उसके हिसाब से तैयारी करें। जो प्रिपरेटरी मटेरियल जैसे हम कहते हैं, किताबें हैं या दूसरी सहायक पुस्तकें हैं, वो मिलती हैं, वो दोनों तरह से उपलब्ध होती हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। जी जी। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब कई बार ये भी होता है कि आप बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो वीडियो बना के पढ़ाते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं। तो ऑनलाइन मटेरियल में देखभाल ये करनी होती है कि जिस माध्यम से आप पढ़ना चाह रहे हैं वो कितना अच्छा है। कई बार जो बच्चे हैं वो नहीं जान पाते कि ये जो बात हमें एक शिक्षक या कोई बता रहा है वो सच है कि नहीं है। वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जैसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जो पुस्तकें अच्छी हैं, सरकार द्वारा हैं या एनसीईआरटी की हैं या अच्छे प्रकाशकों के द्वारा जारी करी गई हैं, उन पुस्तकों से पढ़ाई करें। और आपको लगता है कि जो ऑनलाइन मटेरियल है, जो रिसोर्स है, जहाँ से वो ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, अच्छा है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये व्यक्तिगत अपनी चॉइस है, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे आपको अधिक समझ में आता है, अधिक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को आप पढ़ के, पुस्तक को पढ़ के या वीडियो देख के आप कर रहे हैं, वो सही है कि नहीं है। जी जी, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो रामकिशोर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी तरह से इस कार्यक्रम के दौरान जो विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य है, ख़ासतौर पर परीक्षा के दौरान, उस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम के दौरान आज हम चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। किशन जी तेलंगाना से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। किशन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। किशन जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए कृपया। हेलो किशन जी, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या?
हेलो जी हेलो जी सर जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी, फोन लाइन के जरिए बात करें। जी बताइए। ये में जाता है तो उसका सिर दुखना और आंखों में दुखना, आंखों को पानी आना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जी। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जी ठीक है, बताएं डॉक्टर पेमदे। हाँ देखिए, कई बार जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, किताबों को बहुत पास में रखना या स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, और अगर आपकी आंखों में कुछ अलग तरह की समस्या है, जैसे बच्चों में हम अक्सर देखते हैं उनको चश्मा लगाने की आवश्यकता होती है और वो नहीं लगाए हुए हैं, तो अगर अधिक ये हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाके अपनी आंखें चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा बहुत पानी आना ये होना वो चल सकता है, लेकिन अगर इसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है और ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, तब वो आंखों के डॉक्टर के पास जाके चेक करना बहुत ज़रूरी होगा उसके लिए। जी किशन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर शेखावत आपसे जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पे स्पेशल चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके लिए, उनके सामने चैलेंजेस भी कुछ ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके जो अभिभावक हैं उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए इस वक्त? स्पेशल चिल्ड्रन जो है, मैं कहूँगा जैसे बच्चे होते हैं कुछ जिनका जो बौद्धिक क्षमता है, उनकी जो आईक्यू है वो बाकी बच्चों से थोड़ा कम होता है, या वो बच्चे जिनको थोड़ा ADHD नाम की बीमारी होती है, जिसके बारे में कॉलर बात कर रहे थे पहले कि ये इर्रेगुलर शेड्यूल है, उठता लेट है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो ADHD के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे ही ऑटिज्म के बच्चे हैं, जिनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, ऐसे जो भी बच्चे हैं उनसे अभिभावकों को सबसे महत्वपूर्ण है उस समय उनको सपोर्ट करना। उनको कभी कभी पता रहता है कि मैं उतना सक्षम नहीं हूँ जितना कि बाकी बच्चे हैं, मेरे ही भाई और बहनों से मैं उतना सक्षम नहीं हूँ जितना वो सब कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभिभावकों को ये उनकी उम्मीदों को, बच्चे की उम्मीदों को भी कम करना होता है। ये सिर्फ हमारा अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी उम्मीदें कम करें, वो बच्चे की भी उम्मीदें उनको कम करनी होती है। बच्चा कहने लगता है कभी कभी कि पापा मम्मी दीदी ने तो 90% मार्क्स लिए थे, मैं 90% कैसे लाऊंगा। इस तरह के जो शब्द हैं उनमें उनको समझाना होता है कि बच्चा बेटा मार्क्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और उनको ऐसे बच्चों के लिए वो देखना होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है और उनको परीक्षा में काम आ सकता है। अब ADHD के बच्चे की बात करते हैं, उन बच्चों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, टाइम शेड्यूल बनाना और उसको ट्रैक करना और उनको स्लीप शेड्यूल को मेंटेन करना, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभिभावकों को उनके साथ बैठकर उनके विषय को अच्छे से समझकर और समय का प्रबंधन उनके साथ बैठ के करें, और बीच बीच में उनसे इस बारे में पूछते रहें कि हमारा समय प्रबंधन कैसा चल रहा है, ताकि वो इस बात को जानते रहें कि मेरा ऑर्गेनाइज चल रहा है, प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। इसी तरह से अगर ऑटिज्म के बच्चे हैं, हो सकता है कि उनको भी वो एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ते जा रहे हैं, उसी को पढ़ते जा रहे हैं, तो उनको शिफ्ट करना होता है कि अब ये टॉपिक हमने इतना पढ़ लिया है, अब ये पढ़ना है। जिन बच्चों की बौद्धिक क्षमता कम है, उनको वो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाने की जरूरत है जो उनको परीक्षा पास करने में मेहनत करे। वो जो एक्सेलेंट और जो सबसे टॉप करने वाली बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स वो चीजें उनको नहीं बतानी है। बच्चे जो हैं उनके अंदर एक सकारात्मक सोच जो है वो पनपे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और डॉक्टर पेमदे, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उसमें जो अलग अलग फील्ड्स के जो सक्सेसफुल लोग, सफल जो हो चुके हैं, उनसे जब बातचीत होती है, तो इस तरह के जो कार्यक्रम है वो बच्चों के मोटिवेशन के लिए कितना कारगर साबित होते हैं? देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें तनाव बच्चों को हो सकता है जब हम इस तरह के बहुत जो अपने जीवन में सफल लोग हैं वो हमें निश्चित रूप से हमें मोटिवेट करते हैं, हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम भी वैसे बन जाएं, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक होता है। मैं थोड़ा सा अलग बात करना चाहूँगा। जब हम अपने बच्चों को सबके लिए तैयार कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़, हर चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम वो प्रतियोगात्मक जो परीक्षा है उसमें नहीं निकल पा रहे हैं, तो जो असफलता है उसको हम कैसे अपने जीवन में सहन करें और अपना अलग एक रास्ता चुन के उसमें सफल होने का प्रयास करें, ये भी
परिवार का कर्तव्य है, माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को उसके लिए हम तैयार करें। बिल्कुल। सफलता से जी। कहीं ज़्यादा आवश्यक है असफलता के लिए अपने को तैयार करना। बिल्कुल। डॉक्टर हरीश पेमदे और डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आज की ये जो चर्चा रही है, इससे जो विद्यार्थी है, उनके साथ साथ जो अभिभावक हैं, उन्हें भी बहुत सारी जानकारियां मिली होगी और ये जो परीक्षा का स्ट्रेस है, इससे आप दूर होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल, इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप स्वस्थ किसान कार्यक्रम में अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर ले, swasthkisanlive2024@gmail.com। और आपको बता दें कि स्वस्थ किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े और जो तमाम इसके एपिसोड से आप कभी भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन करें और सीधे सीधे आप इसके जरिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ स्वस्थ किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।